Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. In today's lecture, we will start with a new chapter and that is chapter number 9, Analysis of Financial Statement. Friends, जो financial statement बनाए जाते हैं in the real terms, which is different from our theoretical one, जो currently हम कर रहे हैं 11th और 12th standard में, it is for sole trader. But in reality, जो financial statement हमारे सामने आते हैं और एनुअल रिपोर्ट्स आपको मिलते हैं दैट इज फ्रॉम द कंपनी और कंपनी के फाइनल अकाउंट में और हमारे जो सोल ट्रेडिंग के फाइनल अकाउंट में बहुत फर्क होता है। तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे समझा जाए, उसका एनालिसिस कैसे किया जाए, ये चैप्टर उसके ऊपर बेस्ड है। सो आ जाते हैं पेज नंबर 344 पर, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले देखेंगे कि इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलेगा, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। फ्रेंड्स, जब आप ग्रेजुएशन की स्टडीज करेंगे और ग्रेजुएशन की स्टडीज में जब आप SY बीकॉम से TY बीकॉम की तरफ जा रहे होंगे तो वहां पर आपका जो अकाउंट्स है, जिसे आप BK कहते हैं अभी इनिशियल लेवल पे, बाद में आप उसे अकाउंट्स कहेंगे, तो आपका जो अकाउंट्स है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट होगा फाइनेंशियल अकाउंट, दूसरा होगा कॉस्ट अकाउंट और तीसरा होगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट होता है एनालिसिस, क्रिएटिंग अ इंफॉर्मेटिव डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या जो भी इन्वेस्टर हैं या जो भी स्टेक होल्डर हैं जिनको कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कुछ हिंट मिल जाए, कुछ समझ में आ जाए कि कंपनी का फ्यूचर कैसा होगा, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, आजकल शेयर मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो इन्वेस्टमेंट के पहले हर एक व्यक्ति जानता है कि कंपनी के फाइनल अकाउंट देख लेने ही चाहिए, बट वो देखने के बाद भी आपको उसमें क्या देखना चाहिए, क्या एनालिसिस करना चाहिए और क्या देखने के बाद पता चलेगा कि ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना अच्छा होगा या नहीं होगा। तो ऐसे जो एनालिसिस होते हैं वो कई बार मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनते हैं और उसी के ऊपर बेस्ड है ये पर्टिकुलर चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, आप देखिए यहां पर ऑब्जेक्टिव कंटेंट में क्या है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमको दिया हुआ है उसका एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस है, तो 3 टाइप के एनालिसिस हमको यहां पर करने को आते हैं। फर्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, सेकंड है कॉमन साइज एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये 3 टाइप के बेसिक एनालिटिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं और उसका स्टडी करते हैं। तो एज कंपेयर टू डेथ ये चैप्टर इजी है बट लेंदी हो सकता है, मतलब यहां पर स्टडी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, सो एक एक करके यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्होंने देखो रेशियोज बताया, क्या बता दिया है, रेशियो। रेशियो को समझने के पहले हमको बैलेंस शीट को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा, बैलेंस शीट को। तो आइए सबसे पहले बैलेंस शीट का क्या इंफॉर्मेशन है उसे हम देखते हैं। सो अभी करंटली जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं इन द बुक्स ऑफ सोल ट्रेडर, वो बैलेंस शीट में या मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या कवर होता है जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सो फाइनल अकाउंट कवर करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और वी कैन से फाइनल अकाउंट includes what, trading account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड लास्ट में क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट। ये 3 मिल करके बनता है फाइनल अकाउंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, बट जब हम बात करते हैं कंपनी फाइनल अकाउंट की, तो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट जैसा कुछ नहीं होता। हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
एंड बैलेंस शीट से। फर्क क्या है? यहां पर जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई टेक बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट में यहाँ पर प्रिपेयर करता हूँ। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय मैं कोई भी आइटम यहाँ पर लिखता हूँ, से एग्जांपल कैपिटल, देन वी हैव लोन, वी मे हैव रिजर्व, वी हैव डिवेंचर, creditors, bills payable, एंड सो ऑन। ठीक है ना? असेट साइड में क्या क्या हो सकता है? सपोज प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, then we have suppose factory shade, we have inventory, we may have copyright, and so on. Okay, yes, including current, cash balance, bank balance, debtor, bills receivable, etc. But when we prepare balance sheet of a company, कंपनी का जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो उसका फॉर्मेट फिक्स होता है। यहाँ पर आपने देखा कि जो पर्टिकुलर फॉर्मेट है, ठीक है, वो हमने कैसे भी लिख दिया, फर्नीचर कहीं भी आ गया, इन्वेंटरी कहीं पे भी आ गया, कॉपीराइट कहीं पर भी लिख दिया। अगर मैंने कॉपीराइट उठा करके फर्स्ट लिख दिया तो भी चलेगा, मैंने प्लांटेड मशीनरी को लास्ट में लिख दिया तो भी चलेगा। ठीक है ना? कैपिटल हम कई बार नीचे लिख देते हैं, लोन या रिजर्व हमने ऊपर लिख दिया, बिल्स पेबल ऊपर लिख दिया। तो यहाँ पर पोजीशन उतना मैटर करता नहीं है, राइट? बट इन द केस ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, वहां पर एक फॉर्मेट फिक्स्ड होता है। अब से पहले जहां पर टी फॉर्मेट चलता था, जैसा मैंने यहाँ पर बनाया, दिस इज कॉल्ड टी फॉर्मेट, तो उसके लिए एक फॉर्मेट फिक्स होता था, लाइक फिक्लाम। क्या होता था? फिक्लाम। व्हाट इज फिक्लाम? फिक्स्ड एसेट, then we have investment, then we have current asset, we have loans. Loans means loans given, advances given, and miscellaneous expenditures. ये प्लेस फिक्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे लिखना है बैंक, बैंक का अमाउंट लिखना है, तो मैं कहाँ लिखूंगा? उसको करंट अकाउंट का जो हेडिंग है उसके अंडर में ही लिखूंगा। अगर मेरा शेयर में इन्वेस्टमेंट है तो मैं ये इन्वेस्टमेंट के अंडर में ही लिखूंगा। अगर मेरा प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर है तो ये मैं फिक्स्ड एसेट के अंडर में ही लिखूंगा। और ये फिक्स्ड एसेट का पोजीशन में ऐसे कहीं नीचे चेंज नहीं कर सकता, वो हमेशा टॉप पे ही रहेगा। गेटिंग इट? तो ये जो फिक्लाम वाला पोजीशन है ये हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। तो इसे बाय हार्ट करने के लिए एक ऐसे ही एक्रोनिम बना दिया गया था, या आप शॉर्टकट कहिए कि ये याद रहे, है ना? फिक्लाम बोलिए या बोलिए फादर इज कैचिंग लवली मदर। ठीक है ना? तो इसे इस तरीके से याद किया जाता था पुराने टाइम पे।
अभी तो ये टी फॉर्मेट निकल गया, फादर इज कैचिंग लवली मदर। अच्छा, ऑन द अदर हैंड साइड जब हम बात करते हैं लाइबिलिटीज की, किसकी बात करते हैं, लाइबिलिटीज, तो यहां पर होता था एस एस आर एस यू सी पी सी, एस आर एस यू सी पी सी। सो एस का मतलब क्या होता था, शेयर कैपिटल, आर से रिजर्व्स एंड सरप्लस, एस जो है वो आता था सिक्योर्ड लोन, जिसमें डिवेंचर्स हम लिखते हैं, यू आता था अनसिक्योर्ड लोन, यू से अनसिक्योर्ड लोन, सी सी से हम लिखते थे करंट लायबिलिटी, पी से प्रोविजंस, कोई टैक्स प्रोविजन हमें करना है इन केस, और लास्ट में जो सी आ जाता था वो बैलेंस शीट से बाहर होता था और जिसे हम कहते थे कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी। समझ में आया? तो इसको बाय हार्ट करने के लिए यूज किया जाता था शराबी रहेगा शराबी उसे कोक पिलाओ, शराबी रहेगा शराबी उसे कोक पिलाओ। तो इस तरीके का हम लोग, जो आप समझ सकते हैं एक्रोनिम या शॉर्टकट की बना करके हम लोग इसको बाय हार्ट किया करते थे। बट बाद में जब रूल्स लॉ चेंज हुए तो उसमें बताया गया कि कंपनी को जब भी अपना फाइनेंशियल अकाउंट या स्टेटमेंट बनाना है तो वो टी फॉर्मेट में ना बना करके वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएगी। कैसे बनाएगी? वर्टिकल फॉर्मेट में। ठीक है, तो यहां पर ये जो वर्टिकल फॉर्मेट होता है वो कैसा होता है, तो वर्टिकल फॉर्मेट बनाने के लिए आप समझिए कि इस तरीके से सबसे पहले आप ड्रॉ कर लेंगे रोज एंड कॉलम्स को, और यहां पर आप स्टार्ट करते हैं लिखना पर्टिकुलर्स। व्हाट यू राइट? पर्टिकुलर्स। यहाँ पर इनर कॉलम होता था रुपीस का और ये आउटर कॉलम होता था रुपीस का। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते थे, से फॉर एग्जांपल जो लाइब्रेरी साइड का पार्ट है वहां से हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में वो सारी बातें जो होंगी, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, पेड अप, सब्सक्राइब कैपिटल, अनसब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल है ना, कॉल सिनर्जी, सब माइनस करके जो भी फिगर आएगा वो आउटर कॉलम में हम लोग बाद में मेंशन करते हैं। उसके बाद नंबर किसका आ जाएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट। ठीक है, और अगेन फिर आप यहाँ पर से सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, उसमें चले जाएंगे। फिर आपको लिखना होता था यहाँ पर करंट लाइबिलिटी। क्या लिखना होता है? करंट लाइबिलिटी। या यहाँ ना लिख करके आप क्या कर सकते हैं, उसको बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो
तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर वैल्यू आएगी उसको हम लोग बोलते थे टोटल रिसोर्सेस। टोटल रिसोर्सेस कहाँ से पैसा आया, ठीक है ना। और उसके बाद आता था एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड जब आप क्रिएट करते हैं तो वहां पर असेट्स के सारी इंफॉर्मेशन आते थे। अगेन पहला क्या आ जाएगा, फिक्स्ड असेट, फिर आपको फिर उसमें मेंशन करना है इन्वेस्टमेंट, फिर आप मेंशन करेंगे उसमें करंट असेट। इवन करंट असेट लिखने की जगह पे आप क्या लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या लिखते हैं, वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आप करते हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और आउटर कॉलम में आपको क्या मिलेगा, वर्किंग कैपिटल, बराबर है। तो एक करंट लायबिलिटी हम क्या करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं। और फिर ये सब का टोटल यहाँ पर आता था और इसे लिखते थे टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड या टोटल फंड अप्लाइड। अब ये जो वर्टिकल फॉर्मेट है, वर्टिकल क्यों कहा गया, क्योंकि पहले टी फॉर्मेट हाफ ऑफ डिवाइड होता था, लेफ्ट हैंड साइड विल बी लायबिलिटी, राइट हैंड साइड विल बी एसेट। लेकिन इसमें ऐसा कुछ साइड नहीं है, इसमें तो एट अ स्ट्रेच हमने क्या किया, हमने सोर्सेस से स्टार्ट किया और बाद में उसको एप्लीकेशन उसका कहाँ कहाँ हुआ वो हमने बताया। तो ये दोनों लास्ट में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए, ठीक है। ये लास्ट में क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। इस तरीके से बनता है। अब होता क्या है, ये फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद आप इसका एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं, एनालिसिस, कि ये जो मेरे पास टोटल फंड आ गया है इसका एप्लीकेशन कितना हुआ, कितना मैंने फिक्स्ड असेट में लगाया। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक परसेंटेज बना दूंगा। सपोज मेरे पास 100 रुपीज जो आए हैं उसमें से फिक्स्ड असेट में मैंने 30 रुपीज लगा दिया, इन्वेस्टमेंट में 10 रुपीज लगा दिया, वर्किंग कैपिटल जो मेरा अमाउंट था वो 60 रुपीज हो गया। समझ में आया? तो टोटल कितना आता है, 100। तो यहां पर मैं रेशियो निकाल सकता हूं कि 100% का ये कितना परसेंटेज है, 30% है। मतलब मैंने पूरा अपना 30% का वैल्यू कहाँ लगा दिया, फिक्स्ड एसेट में लगा दिया। 10% का जो मेरा रिसोर्सेज था वो कहाँ लगा दिया, इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। 60% मैंने क्या रखा हुआ है, मैंने वर्किंग कैपिटल रखा हुआ। तो ये जो मेरा प्रोपोर्शन है वो करेक्ट है या नहीं है, उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए। क्या कर दिए गए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए, और जिनको आज हम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेशियो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास करंट एसेट 2 रुपीज का है तो आपका लायबिलिटी 1 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। अदरवाइज आप पेमेंट, अगर आपका लायबिलिटी ज्यादा हो गया तो कंपनी रिस्क में आ सकती है। तो यहाँ पर करंट असेट और करंट लायबिलिटी के बीच का जो रिलेशन है उसको रेशियो, एक स्टैंडर्ड रेशियो दिया गया 2:1 का होना चाहिए, जिसे हम करंट रेशियो के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं, करंट रेशियो। तो ऐसे ही अलग अलग रेशियो निकाले जाते हैं। फॉर एग्जांपल फिक्स्ड एसेट रेशियो, इन्वेस्टमेंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। और यही रेशियो हमको एग्जाम में कैलकुलेट करना होता है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी गिवन। गेटिंग इट एवरीवन। तो रेशियो की आइए पहले बात कर लेते हैं। यहां पर बैलेंस शीट रेशियो में दो टाइप के रेशियो दिए हुए हैं। बैलेंस शीट रेशियो में टू टाइप्स रेशियोज आर गिवन। फर्स्ट वन इज करंट रेशियो। तो करंट रेशियो की जब हम बात करते हैं, व्हाट डज इट मीन। करंट रेशियो का मतलब अभी अभी जस्ट मैंने बताया, जहां पर करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी ये देखा जाता है। जहां पर असेट 2 है तो लायबिलिटी 1 होना चाहिए। तो जो रेशियो निकल के आएगा वो 2:1 है ना। और फिर हम चेक करते हैं कि क्या रियलिटी में ऐसा है। अगर इससे कम हुआ तो भी ठीक नहीं है, और इससे ज्यादा हुआ तो भी ठीक नहीं है, ठीक है ना। इसके आसपास ही हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। गेटिंग इट। तो लिक्विड रेशियो क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या होता है, वो एक एक करके हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मेट देखते हैं। क्या देखते हैं, फॉर्मेट।
तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट है जहां पर आपका हेडिंग होगा इन द बुक्स ऑफ डैश कंपनी लिमिटेड, ये आपकी हेडिंग हो गई। और बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें सबसे पहला आइटम आप जो पुट करेंगे वो है सोर्सेस ऑफ फंड का। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्मेट। सोर्सेस ऑफ फंड के अंदर हम क्या लिखते हैं, हम वहां पर हेडिंग देंगे ओनर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड। हमारे जो शेयर होल्डर है उनके थ्रू क्या अमाउंट आया है, तो उसमें सबसे पहले लिखा जाएगा शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में हम मेंशन करेंगे वेदर इट इज फ्रॉम इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। अगर दोनों है तो उनका क्या अमाउंट है। फॉर एग्जांपल वी हैव इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, तो ये जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 लाख का। सिमिलरली यहाँ पर 1000 प्रेफरेंस शेयर है ऑफ ₹100 ईच, तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 लाख का। तो इन दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा, 2 लाख। ठीक है, अब वो 2 लाख में रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसे प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अमाउंट है, कितना जनरल रिजर्व में रखा है और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम में है, हम वो मेंशन करते हैं। तो ये रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल में ऐड होता है क्योंकि ये ओनर्स का फंड है, शेयर होल्डर्स का फंड है, और ये जो रिजर्व है उसके ऊपर भी अधिकार किसका है, शेयर होल्डर्स का है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या बैलेंस है, जनरल रिजर्व में क्या बैलेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम में क्या बैलेंस है, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। और इसमें से अगर कोई असेट फिक्टिशियस असेट है, कोई नकली एसेट है, कोई मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, वो हम लेस कर देते हैं। व्हाट डज इट मीन, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं कि आपने बहुत ह्यूज लेवल पे कर दिया है, जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। आपने ह्यूज एडवर्टीजमेंट कर दी 4-5 करोड़ रुपीस की, जिसका बेनिफिट आगे आने वाले 10 साल तक आपको मिलता रहेगा। तो आप एट अ स्ट्रेच उसको प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखा सकते, आप उसको असेट बना देते हैं, लेकिन उसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, इसके लिए उसे कहा जाता है फिक्टिशियस असेट। तो ये फिक्टिशियस असेट जो है हम इसमें से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। और लेस करने के बाद जो ये लास्ट फाइनल फिगर आता है आउटर कॉलम में, दिस इज कॉल्ड एज नेटवर्थ और ओनर्स फंड। क्या कहा जाता है, नेटवर्थ और ओनर्स फंड। ठीक है, अब इसके बाद बारी आती है बोरोड फंड की। हमने क्या लोन लिया हुआ है। सो बोरोड फंड का मतलब होता है कंपनी ने कितनी लायबिलिटी अपने ऊपर अकर की है इन द फॉर्म ऑफ लोन। तो वो लोन हो सकता है बैंक से और वो लोन हो सकता है पब्लिक से। पब्लिक से जब हम लोन लेते हैं तो उसे कहा जाता है डिवेंचर। क्या कहा जाता है, डिवेंचर। ठीक है, तो ये दो टाइप के बोरोड फंड हमारे पास हो सकते हैं। तो इनको हम बोलते हैं बोरोड कैपिटल। क्या बोलते हैं, बोरोड कैपिटल। और ये बोरोड कैपिटल का टोटल यहाँ पर आएगा, और इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें ये जो फिगर मिलेगा इसे हम कहते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। हमारे पास कितने पैसे हैं, मतलब हमारा नेटवर्थ और बोरोड, मतलब बोरो करने के बाद दोनों मिला करके हमारे पास कितना पैसा है यूज करने के लिए। ठीक है, आफ्टर रीचिंग हियर, ये जो हमारा टोटल आया है, ये पैसे को हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। फिक्स्ड असेट में कितना है, से फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इसमें जो अमाउंट लगा है, ये जो टोटल आया उसे हम कहेंगे फिक्स्ड असेट। सिमिलरली जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा वेदर इट इज इन शेयर मार्केट, और हमने कोई कोऑपरेटिव कंपनी का, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर वगैरह परचेस किया है, तो वो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। लास्ट आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल की जैसे मैंने आपको बताया, उसमें करंट असेट में से आप करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हो। तो करंट असेट को फिर से और फर्दर बाइफरगेट किया गया, किसमें, क्विक असेट में और नॉन क्विक असेट में। तो बात समझिए, ऐसे असेट जो इजीली कन्वर्ट हो जाते हैं कैश में, फॉर एग्जांपल कैश है तो वो तो कैश है, ये बैंक से आप कभी भी पैसे निकाल सकते हैं तो कैश वो भी है। डेटर है तो डेटर को आप डिस्काउंट देकर के कि कभी भी पैसे मांग सकते हैं ना। अगर आपने किसी भी डेटर को बोला कि अभी का भी पैसा दो, मैं आपको 20% डिस्काउंट देता हूं, तो डेटर कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत कैश में विद इन 2-3 डेज। ठीक है, इवन बिल्स रिसीवेबल भी ऐसा ही है। तो इनको हम बोलते हैं क्विक असेट। क्विक मतलब जो क्विकली लिक्विड है और तुरंत का तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी बात आती है स्टॉक की। स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, एडवांसेस है, ये है नॉन क्विक, मतलब इजीली कन्वर्ट नहीं होंगे कैश में। स्टॉक को बिकने में टाइम लगता है ना, आप स्टॉक बेचने जाए तो आपको टाइम लगेगा, इमीडिएटली स्टॉक सेल होगा नहीं। तो इनको नॉन क्विक एसेट के कैटेगरी में रखा गया है।
ये कैटेगरी क्यों निकालते हैं? ताकि हम इनका रेशियो वर्कआउट कर सकें। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन पार्ट, हमें सबसे पहले जो फॉर्मेट है वर्टिकल फॉर्मेट उसे लर्न करना चाहिए। ठीक है, सो आई एम हियर ड्रॉइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट अलोंग विथ यू। आप लोगों को भी मेरे साथ ड्रॉ करना है। सबसे पहला जो इसमें पार्ट आ जाता है, फर्स्ट पार्ट, ये पार्ट आप क्या मेंशन करेंगे? सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स। अंडरलाइन। सोर्सेस ऑफ फंड में कौन कौन से सोर्सेस आ जाएंगे? सबसे पहला सोर्स आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड। सो यू विल राइट ए, शेयर होल्डर्स फंड, और इसके साथ आप लिख सकते हो ओनर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड और ओनर्स फंड। शेयर होल्डर फंड को दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल को आप इनर कॉलम में लिखेंगे। नंबर टू, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इनका टोटल इनर कॉलम है। इसमें हम ऐड करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है? ये होता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस के। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस को आप अंडरलाइन कर दीजिए। उसमें आप पुट कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई पॉजिटिव बैलेंस होगा। कैपिटल रिजर्व, एनी जनरल रिजर्व, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसे मैं मोस्ट इनर कॉलम में लिख देता हूं, और इसका जो टोटल है वो यहां पर आ जाएगा। इसमें से हम लेस करेंगे फिक्टिशियस असेट। व्हाट इज फिक्टिशियस असेट? असेट विच आर नॉट रियल, है ना, बनावटी है। फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो एक ह्यूज अमाउंट हमने स्पेंड किया, बट एट अ स्ट्रेच उसको हम एक्सपेंसेस पे नहीं शो कर सकते, तो फॉर टाइम बिंग हम उसे असेट में शो करते हैं। तो ये लेस करना पड़ेगा। अब लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर्स फंड। तो ये जो पर्टिकुलर आया है, आप इसे लिख सकते हैं टोटल शेयर होल्डर्स फंड। टोटल शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है,
नाउ वी विल राइट बी पार्ट, borrowed फंड और borrowed कैपिटल। borrowed फंड में ज्यादा आइटम नहीं है, एक आपको कंसीडर कर लेना है बैंक लोन, और हो सकता है डिबेंचर। ठीक है, ओनली दिस टू आइटम्स। ये जो टोटल आ गया है, इस टोटल को हम लिखेंगे टोटल borrowed फंड। ठीक है, अब मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूं। ये पर्टिकुलर अमाउंट और ये पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करने के बाद हमें जो मिला है दिस वन, इसको मैं डबल अंडरलाइन करता हूं, और इसी को हम लिखेंगे टोटल फंड्स अवेलेबल। टोटल फंड्स अवेलेबल। ठीक है, ये हमारा एक टोटल हो गया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। आप देखिए, हमने स्टार्ट किया था सोर्सेस ऑफ फंड से, और अब हमें लिखना है एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या लिखना है? नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तो आप इसको इस तरीके से बाहर कर सकते हैं कि ये असेट का पार्ट अब स्टार्ट हो रहा है। किसका पार्ट स्टार्ट हो रहा है? असेट का। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे पहला आइटम क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, यू कैन पुट नंबर और यू कैन पुट अल्फाबेट। क्या आ जाएगा यहाँ पर? फिक्स्ड एसेट। अब मैं इसको एलाबोरेट नहीं करता, फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी यू पीपल नो। ठीक है ना, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, देन मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, लाइक दिस। ठीक है, तो इसको आप पहले कहाँ लिखोगे? इनर कॉलम में। ये जो भी आपका फिक्स्ड एसेट है, इनर कॉलम में लिख करके आपको यहाँ टोटल लिखना है। ये आ जाएगा टोटल फिक्स्ड एसेट। ठीक है, नेक्स्ट वन बी। बी में आप क्या लिखोगे? इन्वेस्टमेंट। जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पर आउटर कॉलम में डायरेक्टली लिख देंगे। पार्ट बी हो गया। इसके बाद सी। सी यहाँ पर स्टार्ट होता है वर्किंग कैपिटल। अब ध्यान रखिए, वर्किंग कैपिटल दो चीजों से बना होता है। एक है करंट एसेट और दूसरा है करंट लायबिलिटी। तो उसमें हम फर्स्ट पार्ट लिख रहे हैं करंट एसेट। अच्छा, करंट एसेट फिर से दो पार्ट में डिवाइडेड है। जब आप लिखेंगे करंट एसेट, तो आप उसमें मेंशन करेंगे क्विक एसेट। क्विक एसेट क्या क्या होता है? क्विक एसेट में हो सकता है डेटर, क्विक एसेट में आ सकता है बिल्स रिसीवेबल, कैश, बैंक, ये सारे अमाउंट। ठीक है, तो इसे मैं मोस्ट सीनियर कॉलम में लिख रहा हूं।
और बी आ जाएगा नॉन क्विक असेट। नॉन क्विक असेट मतलब जो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं होता। सो हियर वी विल राइट स्टॉक, prepaid expenses, and advances। ठीक है, ओके। सो एडवांसेस हो गया, इसके जो भी वैल्यूज हैं हम लिख लेंगे, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड एडवांसेस। ठीक है, टोटल ले लेंगे। तो ये टोटल यहां जब नीचे आएगा, इसे हम बोलेंगे टोटल करंट असेट। क्या बोलेंगे? टोटल करंट असेट। सो करंट असेट का पार्ट फिनिश। करंट असेट को देखिए, हमने रोमन 1 दिया था। नाउ नेक्स्ट वन इज करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को ध्यान रखिए, आपको क्या करना है? लेस करना है। ठीक है, सो यू विल राइट ओवर हियर करंट लायबिलिटीज। ओके, करंट लायबिलिटी में भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे उसको, उसमें भी पार्ट ए हो जाएगा। फर्स्ट वन क्विक लायबिलिटीज। क्विक लायबिलिटीज में अगेन क्या लिखेंगे हम? सारी लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़ करके जितने भी करंट लायबिलिटी है सब क्या है? क्विक लायबिलिटी। वेदर इट इज क्रेडिटर्स और इट इज बिल्स पेबल, एनी प्रोविजंस वी हैव। ठीक है, जब बारी आएगी नॉन क्विक लायबिलिटीज की, तो नॉन क्विक लायबिलिटी में एक ही आइटम आएगा कभी भी। कौन सा आइटम आएगा वो? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, तो ये सारे आइटम्स को लिख लेते हैं हम लोग।
इसका टोटल यहाँ पर ले लेते हैं हम। ये जो टोटल आ गया, ये कौन सा टोटल है? टोटल क्विक लायबिलिटीज, ठीक है। और ये तो एक ही आइटम है, तो इसको हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नो नीड टू राइट हियर, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल हम ले रहे हैं। किसका किसका टोटल ले रहे हैं? ए और ये जो बी आया है ना, तो ए प्लस बी जो है, ये क्या हो जाएगा? टोटल करंट लायबिलिटी, ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम क्या दे रहे हैं? ये हो गया रोमन 1 और ये हो गया रोमन 2। तो अब यहां पर आप लिखोगे नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या हो गया? 1 माइनस 2 मीन्स करंट लायबिलिटी माइनस, सॉरी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? ये और ये माइनस कर रहे हैं, तो जो भी फिगर आपको यहां पर मिल रहा है ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ बाहर के कॉलम में देखिए, ये एक अमाउंट है फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, और लास्ट अमाउंट क्या है? वर्किंग कैपिटल, ठीक है ना। ये तीनों को क्या किया जाएगा? ऐड किया जाएगा। और ऐड करने के बाद जो हमें ये फिगर मिला है, इसे हम क्या बोलेंगे? टोटल फंड्स एम्प्लॉयड, या हम बोल सकते हैं अप्लाइड। टोटल फंड्स अप्लाइड। गेटिंग इट एवरीवन? ये हमारा लास्ट का टोटल आ गया, और इसी को हम कहते हैं वर्टिकल फॉर्मेट। ये फॉर्मेट हमें बाय हार्ट करना है। So this particular format, I will request you to write it 3 times in your notebook by heart, this particular format. नेक्स्ट लेक्चर में या आगे आने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हर एक लेक्चर में ये फॉर्मेट हमारे काम आने वाला है। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में न्यू क्वेश्चंस के साथ, इलस्ट्रेशंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शबा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।